नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या वाकई नरेंद्र मोदी के राज में देश भर में सहनशीलता घटी है? क्या असहनशीलता के सबसे बड़े शिकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। जो पहला सवाल है वो यही है कि क्या मोदी राज में सहनशीलता घटी है? क्या सहनशीलता के नाम पर सिर्फ मोदी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये कई लोगों को सूट करता है? सवाल नंबर 3, बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस को प्रधानमंत्री का 84 दंगे को याद दिलाना क्या सही है? अगला सवाल, क्या सहिष्णुता पर विरोध प्रदर्शन महज मोदी विरोध का एक ड्रामा है? अगला सवाल, 84 दंगों के दाग के चलते कांग्रेस को दादरी का मुद्दा उठाने का हक है भी या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ राकेश सिन्हा होंगे, संघ विचारक। प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे। संजय झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे। केसी त्यागी जी हमारे साथ होंगे जेडीयू की तरफ से। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए आपको ये रिपोर्ट अपनी दिखाते हैं। क्या वाकई देश में सहिष्णुता कम हो गई है या फिर ये एक सुनियोजित एजेंडा है जो मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सिखों के आंसू अब तक सूखे नहीं और कांग्रेस सहिष्णुता का भाषण देती है। तो कांग्रेस ने भी उन्हें गुजरात की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल यह है कि सच क्या है? उम्मीद पहले से थी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ बोलेंगे। आज बोल गए। उन्होंने पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिखों के नरसंहार को मूक दर्शक बनकर देखने वाली कांग्रेस पार्टी आज सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रही है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे। कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। मोदी ने अपनी सरकार का बचाव किया नहीं कि कांग्रेस ने गोधरा और गुजरात का गोलाद दे मारा। तो ये एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिखा कि देश में असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी वैचारिक असहिष्णुता के शिकार हैं। हिंदुस्तान ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है। और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता। उधर राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि देश में पुरस्कार वापस कर रहे साहित्यकारों और वैज्ञानिकों से मिलकर वो बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बौद्धिकों को प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं साधना चाहिए। मैं इतनी बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि ये हो रहा है तो निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों से हो रहा है। यदि किसी को विरोध करना है तो विरोध करने के कई तरीके होते हैं। और जो सम्मान यदि किसी को प्राप्त होता है जिस पर कि अशोक का लाट बना हो, भारत के सम्मान का, स्वाभिमान का वह प्रतीक होता है, अब उसको दांव पर लगाना विरोध व्यक्त करने के लिए, मैं समझता हूं कि यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इस बीच सोनिया गांधी आज शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगी और एक दिन बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य उनकी अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेंगे। असहिष्णुता को लेकर लेखकों, इतिहासकारों और कुछ बौद्धिकों ने एक दिन पहले दिल्ली में बैठक भी की थी। वो अरुण जेटली की इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रदर्शन बनावटी है। जेटली का कहना है कि कुछ खास विचारधारा के लोगों ने मोदी विरोध में देश की छवि खराब करने की साजिश रची है। पूर्णिया से रोहित सिंह और कुमार विक्रांत के साथ राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। अब चर्चा की शुरुआत करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि हमने हेडलाइंस में भी आपको बताया था, अरुण शौरी ने इस पर बयान दिया है और कहा है, एक तरह से नसीहत दी है और कहा है असहिष्णुता पर मोदी बयान दे, उन्हें इस पर बोलना चाहिए, देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं मोदी, ये कहा है अरुण शौरी ने।
हर मुद्दे पर वो ट्वीट करते हैं, फिर इस तरह के मुद्दे पर आखिर वो क्यों नहीं कुछ खुलकर बोलते हैं। उनका इशारा दादरी पर है और दादरी के बाद जिस तरह से कई साहित्यकारों ने अपने इनाम कह लीजिए, अवार्ड कह लीजिए, लौटाए हैं उस पर। आइए आपको सुनाते हैं। The Prime Minister is not a section officer in the Department for Homeopathy. He is not the head of a department of government. He is the Prime Minister. He has to show the country the moral path. He has to set the moral standard. And as for this business of that he can't speak on any and every matter, these are any and every matters. And the fact of the matter is that he does speak on any and every matter. I request you and your viewers to look at his tweets. And if you see 28th September, Dadri happens. Just see what is the tweet he sends out on 29th. Best wishes to Mahesh Sharma ji for his birthday. On the 30th, similar thing to the governor of Nagaland or something. On every single day when the incident occurred, right to the killing of those two little Dalit boys in Haryana, just see after that day, the next day and the next 2 days after that, what are the tweets he's sending out. It is on any and every subject. खैर, अरुण शौरी की इस वक्त क्या परिस्थिति है बीजेपी में और क्यों वो ये सब बोल रहे हैं, इसको समझा जा सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर ये पूरी बातचीत आज रात 7:45 बजे आप देख सकते हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अपने चारों मेहमानों से कि आप भी सुनिए। एक वक्त पर खुद प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि मुझे बार बार निशाना बनाया जाता है जानबूझकर। सुन लीजिए, पुरानी बात है उनकी, लेकिन फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 12 साल से लगातार मुझ पर व्यक्तिगत ही हमले हुए हैं, लगातार हुए हैं। अब ये उस चरण में पहुंचे हैं कि अब उनको जरा गालियां देने के लिए और शक्तियां जोड़नी पड़ रही है और ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि डिक्शनरी में करीब करीब सब गालियां खाली हो गई है। गाली देने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब उनकी मुसीबत है तो उनको रास्ते तो खोजने पड़ेंगे भाई। उनको इतना तो करने का हक बनता है कि नहीं बनता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इसीलिए प्रभात झा जी, आप ही से पहला सवाल। व्यक्तिगत हमले मुझ पर इतने वर्षों से होते आए हैं, तो क्या दादरी या फिर इन अवार्ड्स का वापस लौटाना साहित्यकारों की तरफ से, ये सब व्यक्तिगत हमले आप लोग देख रहे हैं? और क्यों ये कहा जा रहा है कि वो असहनशीलता के सबसे बड़े शिकार हो गए हैं, जैसा कि अरुण जेटली ने कहा है? देखिए, भारत की परिस्थिति जिस तरह की है और जिस दौर से देश गुजर रहा है, ऐसे में देश को तेज रफ्तार से विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप अनर्गल, क्या घटनाएं पहले घटती नहीं थी? घटनाएं नहीं घटना चाहिए, घटना शर्मनाक है, हमें उसकी बुराई करना चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री पर दोषारोपण करना, प्रधानमंत्री को असंवेदनशील बताना, प्रधानमंत्री को असहिष्णुता, ये सब बातें लगती है कि हमारा सत्ता में आना कुछ लोगों को नागुजार गुजर रहा है। हाँ। और उन्हें लग रहा है कि नागुजार गुजरने से उनको सत्ता में हम नहीं आए, ये उनके हाथ में नहीं था। हमें जनता ने चुना है, हम जनता की दया से आए हैं, किसी के दया से नहीं आए हैं। और इसलिए इस तरह के बौद्धिक क्षमता वाले लोग जो तथाकथित हैं, वो हमें डराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को डराना चाहते हैं। मुझे लगता है यह उचित नहीं है और ऐसी बातों से हम घबराने वाले नहीं। देश की जनता जानती है कि असलियत क्या है, कौन दोषी है, क्या दोषी है, किस पर दोषारोपण होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात जहां तक आपने अभी कही कि अरुण शौरी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के बारे में और अरुण शौरी जी के स्वयं की परिस्थिति के बारे में आपने, अंजना जी, स्वयं कहा है कि वो क्यों बोल रहे हैं। इसलिए जिन बातों के पीछे कुछ कारण हो उसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र का भंडाफोड़ आज नहीं कल होने वाला है। ये सुनियोजित एजेंडा है। केसी त्यागी जी। नहीं, ये तो देश के राष्ट्रपति ने बोला है, पता नहीं उनका भंडाफोड़ ये कब करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि 5000 साल की जो संस्कृति है वो इतने लंबे समय तक और स्थायित्व के साथ चली है, तो इसके पीछे टॉलरेंस है। प्रधानमंत्री की जो सलाहकार मंडली है उसके नारायण मूर्ति साहब हैं, जो देश में रेटिंग तय करती है विकास की, उसकी संस्था है मूडी, उसका भी मूड खराब है। नहीं,
जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं त्यागी जी, हालांकि ये काउंटर क्वेश्चन मुझे झा जी से करना चाहिए, संजय झा से, लेकिन मैं आपसे करना चाहती हूं, क्या 84 भी उसी टॉलरेंस का नतीजा था? क्या कश्मीरी पंडितों को जो जम्मू कश्मीर से खदेड़ा गया तब वो टॉलरेंस की मिसाल था जो ये देश पेश कर रहा था? तब ये आवाजें क्यों नहीं इस तरह से एक व्यक्ति के खिलाफ उठी थी? नहीं, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं ये सवाल। मैं उसका पात्र नहीं हूं। मैं 84 के दंगों के खिलाफ था, मैं गोधरा के भी खिलाफ था, मैं कश्मीरी पंडितों के भी वापसी के पक्ष में हूं, मैं दादरी में अखलाक की हत्या के भी खिलाफ हूं, और मैं महाराष्ट्र सदन में किसी रोजेदारे के मुंह में खाना दिए जाने के भी पक्ष में नहीं हूं। तो वो तो आप उनसे पूछते तो बेहतर था। मैं हमारी और हमारी पार्टी की इन सब 84 के दंगों में शरद यादव हम गवाह हैं उन सिख पीड़ितों की तरफ से। तो ये आप गलत पूछ रहे हैं, आपने मेरी बात भटका दी। किरण मजूमदार कौन है, मेघनाथ देसाई कौन है, नारायण मूर्ति कौन है, रघुराम राजन कौन है, जो ये कह रहे हैं मेरे मित्र झा जी? तो ये तो प्रगति जो प्रगति देश की है वो तो आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चल सकता है, ये खराब कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये प्रधानमंत्री रोज कहते हैं, संसद में बयान देते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये आधा सेकंड अंजना जी, आपने लिखा है संविधान के प्रेमबिल में, या तो इसको निकाल दीजिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मेरा मानना है आज की तारीख में इन सब चीजों पर विराम चिन्ह लग गया है, विश्वास पे लग गया है, अभिव्यक्ति की आजादी पे लग गया है। वरना क्यों आप कुलबर्गी को मारेंगे, वरना क्यों आप दाभोलकर की हत्या करेंगे? दाभोलकर काले जादू के खिलाफ है, वो आरएसएस के खिलाफ नहीं है। जो मान्यताएं समाज की, जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जिस तंत्र मंत्र को लेकर के भाषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के, उसी तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा विरोधी दाभोलकर था। और जब हम संसद में सवाल उठाते हैं, प्रभात जी के जो साथी सांसद हैं उठाने नहीं देते, तंत्र मंत्र का विरोध भी नहीं कर सकते। तो ये उपासना किस तरह की होगी और कैसी होगी? धर्म को लेकर के, विश्वास को लेकर के। क्या हमारे धर्म से अलग धर्म का व्यक्ति को भी यहाँ रहने का अधिकार है कि नहीं है? हमारा संविधान कहता है यस, बापू कहता है यस, हमारी 5000 साल की जो संस्कृति है वो कहती है यस, लेकिन मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथी कहते हैं नो। ठीक है, मैं संजय झा जी अब आपके पास आना चाहती हूं। आपको नहीं लगता है कि टॉलरेंस पर पाठ देने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर बोलेगी तो कोई भी सवाल खड़ेगा, या 84 हो या कश्मीरी पंडितों के साथ? और आप अयोध्या देख लीजिए, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था जब विवादित ढांचा गिराया गया था? तो टॉलरेंस की मिसाल कांग्रेस पार्टी दे, ये अपने आप में सवालों के घेरे में रहता है। संजय झा जी। अंजना जी, आपने अयोध्या का नाम लिया तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अयोध्या के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी कौन है, किसने? कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया था कि हम इस मंदिर को कुछ नहीं होने देंगे, हम बाबरी मस्जिद में कुछ हिंसा नहीं होगी। क्यों हुआ? देखिए, पाखंडी एक जो शैली है वो इन भारतीय जनता पार्टी के एक रुख में है, उनके सोच में है, उनके डीएनए में है। आज आप हिंसात्मक घटना की बात कर रहे हैं, सिर्फ दादरी की बात मत कीजिए अंजना जी। आप देखिए कानपुर में क्या हुआ था, आप देखिए मुंबई में क्या हुआ, फरीदाबाद में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे हमें तो 84 भी दिखता है ना सर, यही तो दिक्कत है। 84 भी दिखता है सर, 84 भी दिखता है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो भी तो दिखता है सर। जवाब अंजना जी, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन मुझे ये खत्म करने दीजिए। क्या त्यागी जी ने ढेर सारे नाम लिए हैं, क्या वो लोग सब अराजनीतिक लोग हैं? कोई राजनीति में नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार के लॉरिएट हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के हैं? क्या जुबिन मेहता जो अंतर्राष्ट्रीय उनका एक कलाकार है, क्या वो कांग्रेस पार्टी के हैं? क्या ढेर सारे लेखक, कलाकार, शाहरुख खान जो भी हो, जिन्होंने सब चिंता व्यक्त किया है कि किस तरीके से समाज में संवेदनशीलता खत्म हो रही है, ये मैं समझता हूँ। राकेश जी इस पर जवाब लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाना है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी जल्दी से इस पर जवाब। जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। राकेश अंजना जी, मैं एक बात से बहुत चिंतित हूं कि राजनीतिक कुलीनों के बीच विमर्श का स्तर गिरता जा रहा है। ये हमारे बीच नहीं गिर रहा है, आम लोगों के बीच नहीं गिर रहा है,
राजनीतिक कुलीन या तो यथार्थ से दूर हैं या एक नया यथार्थ बना देना चाहते हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं जमीन पर असर नहीं है। मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में जिस वक्त कॉलेज चल रहा था उस वक्त कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे थे। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से पूछा कि देखो ये नमाज पढ़ रहे हैं। कहा सर अच्छा तो है, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर शराब पीते तब तो हम इनको भगाते। अब देखिए, वो मैंने जानबूझ के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से पूछा कि इनके मन में कोई ऐसी बात है क्या कि इनका नमाज ना हो। एयरपोर्ट चले जाइए, वहां नमाज पढ़ा जा रहा है। आप किसी गिरजाघर में चले जाइए, वहां लोग जा रहे हैं। त्यागी जी क्या बात कर रहे हैं कि देश में लोग शांतिपूर्वक अपने धर्म और आस्था का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक आप अनुमति दे तो मैं एक कार्टून दिखा दूं, कृपया अनुमति दीजिए जल्दी से। इस कार्टून को ध्यान से देखिए। यह नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया गया। यह अमित सेन गुप्ता नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि इस मुहिम में शामिल हैं, उन्होंने एक कार्टून 2014-13 में बनाया था जिसे नरेंद्र मोदी को फासिस्ट के रूप में दिखाया गया। क्या किसी भी लोकतंत्र में अपने इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को या इलेक्टेड प्रधानमंत्री को इस रूप में जब प्रदर्शित करेंगे तो विमर्श का स्तर नीचे जाएगा। हम सबको आत्मालोचन करना चाहिए। हम कोई आत्मालोचन करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपने को यथार्थ से दूर कर रहे हैं। मीडिया पर आप दादरी पर आखिर कब तक दंगल, क्योंकि बार बार क्या जानबूझकर व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री पर दादरी के जरिए किया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल भी हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं सहनशीलता पर सिनेमा क्या सोचता है। अवार्ड वापसी पर फिल्मकारों की राय कितनी बटी हुई है। आई थिंक अब माध्यम बहुत हो गए तो आवाज ज्यादा हो गई है। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं इस देश का वासी होने के नायक जेन्युइनली कि यार प्लीज 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 ये जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मुझे लगता है कि ये सम्मान जो है मुझे किसी गवर्नमेंट ने नहीं, मेरे देश ने दिया है, तो मैं ये सम्मान नहीं लौटाना चाहूंगी। वो प्रधानमंत्री मोदी को और किसी की चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। बहुमत से आए हैं, देश के बारे में बढ़ चढ़कर विदेशों में बात करते हैं, खुद अकेले जो हैं वो अनकरप्टेबल हैं, ऑनेस्ट हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। और एक चाय वाले हैं वो जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से, कुछ लोगों से। और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रोटेस्ट, आप साइलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के यानी विरोध जताने के कई तरीके हैं। इसमें दो लोगों की, लगभग तीनों की राय एक तरफ थी, जिसमें अगर सरकार ने दिया है तो इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए पहुंची हैं। इसी मुद्दे पर वो बातचीत करना चाहते हैं। तस्वीरें इस पर आई हुई हैं, क्या वो कहती हैं सुनना दिलचस्प होगा। लेकिन जो कार्टून दिखा रहे थे राकेश सिन्हा जी, और उस पर संजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, यहाँ पर राकेश जी ने एक कार्टून दिखाया जहाँ पर मोदी जी के चेहरे के साथ कुछ बदलाव, कोई फैसिस्ट चेहरा उस पर जोड़ा गया है। हाँ। मैं राकेश सिन्हा जी को बताना चाहूंगा कि उनके जो समर्थक लोग हैं, जो राइट विंग के समर्थक हैं, वो कितना घटिया और घिनौनी चित्र बनाते हैं या टिप्पणी करते हैं, उसको मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं उतना निर्लज नहीं कि मैं वो पिक्चर आपको दिखाऊं जो हमारे नेताओं के विरुद्ध आपके जो समर्थक हैं जो बनाते हैं। जो सोशल मीडिया में जाइएगा आपको सब दिख जाएगा, शायद आप जानते भी हैं उसके बारे में। तो देखिए, इसकी तुलना न की जाए, नकारात्मक बात हो रहा है, ये गलत बात है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा सिन्हा जी की देखिए, अंत में जो लोग आज आपकी विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कोई किसी राजनीतिक दल के नहीं है। आप उनको लेफ्टिस्ट बुलाइए, कांग्रेस का षड्यंत्र बुलाइए, देखिए ये सब आप सच्चाई का सामना कीजिए। ये सच्चाई को नकारना या नजरअंदाज करना, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। और यदि आज अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज वही बोले जो किरण माजूमदार शव बोल रही हैं, या आपके गवर्नर रघुराम राजन बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि रघुराम राजन एक देश को प्रगति में उनके इंटरेस्ट रेट कम करना उन्होंने किया, लेकिन यदि आज वो आपको बता रहे हैं कि आप संभलिए,
तो ये कोई गलत बात है? ये आपको सलाह दे रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, सलाह को स्वीकार करना चाहिए। प्रभात जी, आप उल्टे सब पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। प्रभात जी, इसका जवाब आप दीजिए। राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बोलना उचित है। राष्ट्रपति के बोलने को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में उनकी भावना की कद्र होनी चाहिए। क्या हमने उससे डिनाई किया? कहीं नहीं किया। दिक्कत क्या है, संजय जी की पार्टी के साथ जनता के बीच से गायब हो रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं कि जनता ने जिस तरह से हमको लाया, आज क्या स्थिति है कांग्रेस बोलने लायक बची है? वो हमको शिक्षा दे रही है। हमको देश की जनता का अपमान करने का अधिकार क्या कांग्रेस को है? क्या हम किसी की खैरात में लाए? अहंकार और जनता ने चुनकर भारतीय भेजा है। जनता पार्टी को नष्ट करके और ये रखेगा। दिक्कत ये है, यही दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं संजय जी, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी पार्टी की चिंता हम करते हैं। जनता ने हमारी एक एक चीज को स्वीकार किया है और जनता के लिए हम बने हुए हैं। तो आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। हम किसी आप भी हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। चिंता करिए अपने बारे में, देश के बारे में चिंता कीजिए, देश को प्राथमिकता कीजिए, देश को प्राथमिकता पर लाइए। हम उतना ही आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। भारत के बारे में सोचिए, मोदी जी के बारे में नहीं, चुनाव के बारे में नहीं, आरएसएस के बारे में नहीं, और बीजेपी की चुनाव सफलता और जुमलों के बारे में नहीं। राकेश सिन्हा जी, आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है संजय जी, हाथ जोड़ के विनती है। राकेश जी, प्रधानमंत्री कैसे शिकार है? आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है। इंटॉलरेंस के शिकार प्रधानमंत्री है, ये कहकर क्या साबित किया जा रहा है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ। संजय जी की बात का मैं आदर करता हूँ। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर कहा, मुझे भी कल किसी ने लिखा कि राकेश सिन्हा को थप्पड़ मारना चाहिए, तो ये छोड़ दीजिए। ये प्रिंट मीडिया में एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के द्वारा लिखे गए आर्टिकल में एक्सरेइंग द फासिस्ट नरेंद्र मोदी में ये स्केच है। यदि ये सोशल मीडिया पर होता तो मैं इसको अहमियत नहीं देता। एक दूसरी बात मैं कह दूं, जो साहित्यकार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल जो वो जमात आया, उसमें वक्ता मुख्य कौन थे? इरफान हबीब। इरफान हबीब क्या कह दिए संजय जी, जो कि नेहरू से लेकर आज तक कोई नहीं। अगर नेहरू जी जीवित होते तो शायद इसका खंडन कर दिए होते। इरफान हबीब ने कहा आरएसएस आईएसआईएस की का रूप है भारत में। क्या आरएसएस का घोर से घोर आलोचक इस बात को स्वीकार कर सकता है? इतना बड़ा हिस्टोरियन इस आयु में आकर, हम विरोधी होते हुए इरफान हबीब को स्कॉलर मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। क्या त्यागी जी कहेंगे इसी आरएसएस से राम मनोहर लोहिया डायलॉग करते थे? त्यागी जी, आरएसएस से जयप्रकाश बाबू ने सहयोग लिया। त्यागी जी, राकेश जी संघ के बहुत बड़े आलोचक हैं त्यागी जी। को यही संदेश देने का कोशिश किया है कि आईसिस धर्म को लेकर एक भयानक राजनीति कर रहा है। और संजय जी आप इरफान हबीब के स्तर पर मत जाइए। संजय जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप हबीब के स्तर पर मत जाइए। हबीब ने अपने स्तर को गिरा दिया है, उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। मैं भी आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन धर्म को लेकर हबीब को डिफेंड की गलत है। और आपसे अनुरोध है, प्रजातंत्र है, आप संघ, हम लोग के महान देश हैं। आप संघ की आलोचना कीजिए, आप संघ की आलोचना कीजिए, लेकिन हबीब के स्तर पर मत जाइए, अपने स्तर को मत गिराइए। आपको लंबे पाली तक इस देश की राजनीति करनी है। चलिए ठीक है, मैं चाहती हूँ त्यागी जी आप इसका जवाब दें, क्योंकि संघ के आप भी आलोचक हैं। लेकिन क्या ये भी अपने आप में एक किस्म की असहनशीलता नहीं है? राजनीति में लाना बहुत ही गलत है। क्या ये अपने आप में कैसी त्यागी जी एक किस्म की बहुत ही घोर असहनशीलता नहीं है? आईएसआईएस क्या कर रहा है, या तो उसकी समझ नहीं है या फिर उसका संघ से जोड़ कर देना, क्या आपको लगता है सही है? ये भी एक किस्म की असहनशीलता नहीं है? अंजना जी, मैं अपने मित्र राकेश जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा है? गिरिराज सिंह इसके चेहरे हैं, निरंजन ज्योति इसके चेहरे हैं, साक्षी महाराज इसके चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ इसके चेहरे हैं, बाल्यान जी इसके चेहरे हैं, या संगीत सोम इसके चेहरे हैं, या वेंकैया नायडू इसके चेहरे हैं, राजनाथ सिंह जी इसके चेहरे हैं, सुषमा जी इसका चेहरा है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी बीजेपी है? एक तरफ तो इस तरह का वैमनस्य समाज के अंदर भाई क्या क्या नहीं झेलते। राकेश या विद्वान आदमी हैं, कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि जो वोट बीजेपी को नहीं दे रहे हैं वो भी राष्ट्रवादी हैं, और जो बीजेपी को दे रहे हैं वो भी राष्ट्रवादी हैं। लेकिन जो बीजेपी को दे रहे हैं वो राम भक्त हैं, जो नहीं दे रहे वो हरामजादे हैं। कभी आपने लोकतंत्र में 68 साल में भाषा सुनी? गिरिराज सिंह जी बोलते हैं बिहार के अंदर जो वोट हमें देंगे ठीक है, जो नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं।
ये भाषा 68 साल में आपने कभी सुनी? ये जनसंघ की भाषा थी, ये दीनदयाल उपाध्याय की भाषा थी, ये अटल जी की भाषा थी, इवन ये आडवाणी जी की भाषा थी, राजनाथ सिंह जी की भाषा थी, ये कुशाभाऊ ठाकरे की भाषा थी। आप देश को ले जाने कहाँ चाह रहे हैं? आप कौन सी बीजेपी हैं? आप जो है, माफ करना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जो और बात के बड़े नेता रहे जिनके मैंने सब नाम लिए, ये उनकी बीजेपी और जनसंघ नहीं है जिनके साथ हमने काम किया है। कंधमाल में हिंसा हुई थी, हम अटल जी के साथ थे। अटल जी ने कहा कि मेरा सर शर्म से झुकता है। हम और हमारा देश समूचे ब्रह्मांड की चिंता करने वाले लोग हैं। ऐसी घटनाओं का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। इसलिए बातें नहीं, राकेश जी, सब समाज में रहते हैं हम, अब एक्ट करने का वक्त आया है। कैसे आप तन मन धन से और गन से सेवा करेंगे? क्या गन शब्द का इस्तेमाल करना ये लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह है? नहीं त्यागी जी, त्यागी जी से एक छोटा सा सवाल फैलाई जा रही है। त्यागी जी, भारतीय राजनीति में विद्वान पुरुषों में आप आते हैं, आप अध्ययन करते हैं, आप एक स्तर के व्यक्ति हैं। आप ये बताइए कि संघ की तुलना आईएसआईएस से करने वाले इरफान हबीब के नेतृत्व में जो असहमति का तथाकथित असहमति का स्वर है, क्या वो वैधानिक है, क्या नैतिक है? आप बताइए। आप इरफान हबीब की निंदा कीजिए, मैं बाकी लोगों की निंदा करता हूं। आप इरफान हबीब की निंदा कीजिए आज कि इरफान हबीब ने गलत कहा, निंदनीय किया, उसकी भर्त्सना कीजिए आज। प्रभात जी उस पर बोलना चाह रहे हैं। प्रभात जी, कौन सी बीजेपी? जवाब दीजिए त्यागी जी का। सभ्य समाज में बीजेपी वही है जो पहले थी, इधर हो या उधर हो, कोई स्थान नहीं है कि आज बीजेपी को सत्ता में न देखने वाले लोग जो जनता के बीच से हटा दिए गए हैं, वो अपनी खिसियाहट निकाल रहे हैं। मुझे कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उसी बीजेपी का हूं, उसी जनसंघ का हूं जिस जनसंघ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की थी, दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद दिया था, कुशाभाऊ ठाकरे ने सामाजिक व्यवहार दिया था, अटल जी ने देश को जोड़ने की कोशिश की थी। हम उन्हीं पार्टी के हैं, हम किसी और पार्टी के नहीं है। लेकिन अगर कुछ व्यक्तियों की बातों को लेकर त्यागी जी कहें, तो जितने लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, क्या उनकी बातों को स्वीकार किया है? भारतीय जनता पार्टी ने एक सिरे से खारिज किया है कि इन भाषाओं का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए। राजनीति में सहिष्णुता, संवेदनशीलता को वक्त की कमी है। एक लाइन में सिर्फ बोलना होगा त्यागी जी, एक लाइन में त्यागी जी, एक लाइन में। वक्त की बहुत कमी है। संजय जी, एक लाइन के लिए आपके पास भी आ रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे पश्चिमी यूपी में आपको बाल्यानी मिले थे? आपके पास डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसा डीजीपी था, ठीक है, आपके पास चौधरी सिंह जी थे, ठीक है, आपके पास और लोग थे, लेकिन आपको धार्मिक भावनाएं भड़कानी है, इसलिए आपने मंत्री बनाया। अंजना जी, देखिए, मैं 2 शख्सों का आपको वाक्य बताना चाहूंगा जो सबसे प्राथमिकता है उनका भारतीय जनता पार्टी के संस्था पर। अमित शाह जी ने खुद, जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन बिहार में चुनाव जीतेगा तो पाकिस्तान में फटाके उड़ेंगे। ये धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है? और अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और यदि आप नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण सुनिएगा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने दलितों को लेके और फिर किसी एक वर्ग के बारे में जो उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कहां उनका निशाना था। बिल्कुल, उनका निशाना भी पता है, संविधान पे उनका निशाना भी पता है संजय झा जी। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कैसे शहीद का अपमान करती है, वो भी इस देश को याद रहता है। यही तो इस देश की जनता है, राजनीति को समझती भी है और अपने सामने, आंखों के सामने हो रही राजनीति को याद भी रखती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए। जो सवाल हमने आपसे पूछा था, अब आपकी बारी है। हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या राय रखते हैं? सवाल हमने पूछा था, मोदी राज में क्या सहनशीलता घट रही है? इसमें जो जवाब आए हैं, 24% कहते हैं हाँ, जो कि पहले 25% थी, और 76% कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए।